गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी सेकेंड के पाठ 13 के प्रथम भाग काल तथा पक्ष का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप पहले पाठ में क्रिया के विषय में अध्ययन किए और क्रिया के विषय में जाने, तो उसी क्रिया का यह एक पक्ष है काल। काल किसे कहते हैं, काल कितने होते हैं, तो इस पाठ के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि काल किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, काल के पक्ष क्या होते हैं, सहायक क्रिया क्या होती है। इस विषय का अध्ययन हम इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। बच्चों, क्रिया जो संपन्न होती है, जो कार्य होता है, वह किस समय में हो रहा है या हो चुका है, इसका पता हमें काल के द्वारा होता है। काल का अर्थ होता है समय। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, आपका पाठ है काल तथा पक्ष। तो इसके अंतर्गत आपका पहला जो प्रथम आपका पैरा है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो उसमें जो क्रिया, काल, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, इनका प्रयोग करते हैं, उसमें एक मुख्य क्रिया होती है और एक सहायक क्रिया होती है। तो क्रियापदबंध का अध्ययन हम लोग आगे करेंगे, आगे की कक्षाओं में। तो यहाँ पे बताया गया है कि सहायक क्रिया क्या होती है। क्रियापदबंध में से जब मुख्य क्रिया को अलग कर दिया जाता है तो जो अंश शेष बचता है वह सहायक क्रिया का अंश होता है। जैसे लिख रही है, सीता पत्र लिख रही है, या सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखेगी, सीता पत्र लिख चुकी है। अब इसमें आपका मान लीजिए कि मुख्य क्रिया आपका लिखना हुआ, और उसमें से जब हम लिख धातु को अलग करते हैं तो लिख रही है। अब इसमें जो आपका रही है, ती है, एगी तथा चुकी है, ये जो अंश बचे यह सहायक क्रिया कहलाते हैं। यह सहायक क्रिया के अंश हैं। सहायक क्रिया की रचना काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के प्रत्यय लगाकर होती है। अब जैसे लिखती है, अब लिख धातु है और उसमें ती प्रत्यय लगा तो आपका शब्द बना लिखती। लिख धातु है, उसमें ना प्रत्यय लगा तो शब्द बना लिखना। तो इस प्रकार से सहायक क्रिया की रचना काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के प्रत्यय लगाकर होती है। तो आइए देखते हैं पहले कि काल किसे कहते हैं। इस पाठ के अंतर्गत बच्चों पहले आपने जाना कि सहायक क्रिया क्या होती है। जैसे मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं कि सीता पत्र लिखती है। अब सीता पत्र लिखती है तो लिखना जो क्रिया हुई, सीता पत्र लिखती है, तो सीता पत्र लिख, ये आपकी मुख्य क्रिया हो गई। और उसमें जो ती प्रत्यय जुड़ा, ती है, ये क्या हो गया, आपकी सहायक क्रिया हो गई। जब हम उसमें ती प्रत्यय जोड़े तो वह वाक्य पूरा हुआ लिखती, तो ये आपकी सहायक क्रिया हुई। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सहायक क्रिया के द्वारा सहायक क्रिया किस प्रकार से वाक्यों में जुड़कर वाक्यों को पूरा करने का कार्य करती है।
फिर आइए देखते हैं कि काल काल क्या होता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि काल का अर्थ होता है समय। तो काल टेंस, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं टेंस, समय एक नहीं होते। कहने का अर्थ यह है कि जो आपका कार्य हो रहा है तो उसको हम काल के माध्यम से जानते हैं, क्रिया किस काल में संपन्न हुई है। और समय का अर्थ यहाँ पर यह बताया गया है कि समय का संबंध भौतिक जगत से होता है। जो आपका यह भौतिक जगत है, जिस संसार में हम रहने का कार्य कर रहे हैं, तो जो समय होता है उसी के अनुसार चलता रहता है, तथा काल का भाषा से। अब देखिए, काल का अर्थ समय होता है, लेकिन जिस काल की यहाँ पे बात हो रही है, जिस काल की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, वह क्या है कि जो हम अपने हिंदी भाषा में पढ़ने लिखने का कार्य करते हैं, उसके अंतर्गत जिस समय का हम प्रयोग करते हैं, जिस काल का प्रयोग करते हैं, उसे काल कहते हैं। तो हिंदी भाषा में उस समय को हम काल के माध्यम से जानते हैं। और जो आपका समय, जैसे जो जीवन हम जी रहे हैं, एक एक समय जो है वह इस भौतिक और सांसारिक जगत से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर यह बताया गया है कि काल तथा समय एक नहीं होते। अगर दोनों के अर्थ अलग अलग कर दिए जाएं तो ये इनके अर्थ भिन्न हो जाएंगे। समय का व्याकरणिक रूप ही काल है। कहने का अर्थ यह है कि जो समय, जो जीवन, हम एक एक पल का जो जीवन जी रहे हैं, वह भी समय के अंतर्गत ही आता है। लेकिन यदि उसे हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, हिंदी भाषा में अपने व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, या अंग्रेजी में हम उसे व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, तो वह काल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल, जिस समय कोई क्रिया घटित होती है उस समय व्याकरण में वर्तमान काल कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि वर्तमान काल में जो कार्य हो रहा है उसे हम वर्तमान काल के अंतर्गत रखते हैं। यह क्रिया बार बार हो सकती है या लगातार हो सकती है। हिंदी में वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह या प्रत्यय हैं है, हूँ, हो या हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए दिया हुआ है कि बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, वह रोज़ शाम को घूमने जाता है, तुम कहाँ रहते हो, मैं कल कोलकाता जा रहा हूँ, मेरी बहन आँखों की डॉक्टर है। अब ये जितने वाक्य आप उदाहरण के रूप में देख रहे हैं, ये सारे आपके वर्तमान समय के उदाहरण हैं, जो वर्तमान काल में कार्य संपन्न किया जा रहा है। तो पहले बच्चों की क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अर्थात क्रिया किस समय पर संपन्न हो रही है, तो व्याकरण की दृष्टि से हमारी हिंदी भाषा में उसे काल कहते हैं। और क्रिया किस प्रकार से किन किन कालों में घटित हो रही है, जैसा कि अभी हम लोगों ने वर्तमान काल पढ़ा, तो कहने का अर्थ यह है कि क्रिया के जिस रूप से काम का होना चल रहे समय में पाया जाए, वहाँ क्रिया वर्तमान काल में होती है, इसलिए उसे वर्तमान काल कहा जाता है। और जैसा कि आप उदाहरण और प्रत्यय के द्वारा देख चुके हैं कि वर्तमान काल में किन प्रत्यय और किस प्रकार से उसके कहने का अर्थ यह है कि जो क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही है, जैसे सीता खाना खा रही है, राम जा रहा है,
ये सारे कार्य क्या है, वर्तमान काल में घटित हो रहे हैं। इसलिए काल का जो पहला भेद है वह है वर्तमान काल। दूसरा आपका है भूतकाल। बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का पता जिन क्रिया रूपों से लगता है वे भूतकाल की सूचना देने वाले चिन्ह कहलाते हैं तथा वह क्रिया भूतकाल में कही जाती है। हिंदी में भूतकाल सूचक चिन्ह या प्रत्यय हैं था, थे, थी या थी या आ, ए, ई, ई। कहने का अर्थ यह है कि क्रिया के जिस रूप में काम का होना बीते समय में पाया जाता है, अर्थात जो कार्य संपन्न हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस मनाया गया, अब वह क्या हुआ, वो बीत चुका है। वे कल घर पहुंच गए थे, वह गाना गा रही थी, वह रोज़ फिल्म देखता था, आप कब आए, गाड़ी चली गई। तो ये सारे कार्य उदाहरण जो आप देख रहे हैं वो सारे कार्य बीते समय में संपन्न हो चुके हैं। वह कार्य अभी वर्तमान समय में चल नहीं रहे हैं, इसलिए इसे भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। अगला आपका काल का जो भेद है वह है भविष्यत काल। तो भविष्य में होने वाले क्रिया व्यापार की सूचना देने वाले काल को भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल सूचक चिन्ह या प्रत्यय हैं गा, गे, गी, गी। जैसे मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, आप मेरे यहाँ कब आएंगे, वह शादी में नहीं आएगी, वह तुम्हें रुपए नहीं देगा, क्या आप मेरे साथ चलेंगी। तो ये जो आपके सारे कार्य हैं ये न तो हो रहे हैं और न तो हो चुके हैं, बल्कि आगे भविष्य में होने वाले हैं, इसलिए इसे हम भविष्यत काल के अंतर्गत रखते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम का होना आगे आने वाले समय में पाया जाता है तो वह क्रिया भविष्यत काल में होती है। जैसे कल हम घूमने जाएंगे, तो अभी हम घूमने गए नहीं हैं, न जा रहे हैं, बल्कि जाएंगे, तो ये हो गया आपका भविष्यत काल। अब आप देखिए, अभी आपने देखा कि काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके होने वाले समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब आइए देखते हैं पक्ष। ये पक्ष क्या होता है। तो पहले आइए देखें कि क्रिया के घटित होने से हमें क्रिया के काल का पता चलता है, परंतु जब भी कोई क्रिया घटित होती है वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है। जैसे बच्चा ताली बजाता है, अब यहाँ पे ताली बजाने की जो क्रिया है वह आरंभ हो चुकी है और हो सकता है कि इसमें एक क्षण का समय लगे, जबकि बच्चा रो रहा है। वाक्य में रोने की क्रिया हो सकता है 1 घंटा लगे। तो कहने का अर्थ यही है कि यदि कोई क्रिया शुरू हो जाती है तो वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है। किसी क्रिया के शुरू होने से लेकर पूरा होने तक की अवधि के दौरान हमें यह पता चलता है कि क्रिया कैसे घटित हुई है। तो यहाँ पे जो आपका उदाहरण ये समझाया गया है कि जो क्रिया घटित होती है वह कुछ न कुछ समय लेती है। तो सहायक क्रिया के वे अंश जो यह सूचना देते हैं कि क्रिया कैसे घटित हुई,
ये कहलाते हैं पक्ष सूचक अंश। पक्ष से हमें क्रिया की पूर्णता, अपूर्णता या निरंतरता आदि की सूचना मिलती है। जैसे सीता खाना खा रही है, तो खा रही है, सीता खाना खाती है। अब इसमें जो आपका ती प्रत्यय जुड़ा है तो खाती है, तो ये आपके पक्ष सूचक अंश कहलाते हैं। इन्हें ही हम पक्ष कहते हैं। हिंदी में पक्ष 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला क्या है? आवृत्ति मूलक पक्ष या नित्य पक्ष। आवृत्ति का अर्थ होता है कि किसी कार्य का बार बार होना या दोहराना। उस कार्य की बार बार आवृत्ति होती है, दोहराई जाती है। और नित्य का भी लगभग यही अर्थ होता है। नित्य मतलब रोजाना, वह कार्य जो बार बार या रोजाना होता है। तो सहायक क्रिया का वह अंश जो क्रिया के बार बार होने या नित्य होने की सूचना देता है, आवृत्ति मूलक पक्ष का अंश कहा जाता है। हिंदी में आवृत्ति मूलक पक्ष का सूचक चिन्ह क्या है? त। जैसे मैं पढ़ाता हूँ। अब पढ़ना आपकी क्रिया हो गई और उसमें ता प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बना पढ़ाता। वाक्य का अर्थ यह नहीं है कि मैं एक बार पढ़ाकर रुक जाता हूँ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि पढ़ाने का कार्य मैं नित्य या बार बार करता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ या अध्यापक मुझे पढ़ाते हैं। तो अध्यापक मुझे पढ़ाते हैं तो वो नित्य पढ़ाते हैं, वह क्रिया बार बार होती है। तो ऐसे को आवृत्ति मूलक पक्ष या नित्य पक्ष कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सहायक क्रिया का वह अंश जो क्रिया के बार बार होने या नित्य होने की सूचना देता है, आवृत्ति मूलक पक्ष का अंश कहा जाता है। जैसे वह गीत गाता है। अब गाना आपका मूल क्रिया हुई, मुख्य क्रिया हुई और उसमें ता प्रत्यय जोड़कर जो अंश बना वह हो गया आवृत्ति मूलक पक्ष। हम फिल्म देखते हैं, माता जी भोजन बनाती हैं, सूरज पश्चिम में डूबता है। ये सभी वाक्य वर्तमान काल आवृत्ति मूलक पक्ष के हैं। यह कार्य नित्य होते हैं। माता जी नित्य खाना बनाती हैं, सूरज पश्चिम में नित्य डूबता है और वह गीत रोज गाता है। हम फिल्म हमेशा देखते हैं। तो यह क्या हो गया? आवृत्ति मूलक पक्ष। आवृत्ति मूलक या नित्य पक्ष वर्तमान काल तथा भूतकाल दोनों में हो सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो यह आवृत्ति मूलक पक्ष है, यह वर्तमान काल में भी हो सकता है और भूतकाल में भी। जैसे मैं पढ़ाता था। इस वाक्य का अर्थ यह है कि भूतकाल का वाक्य होने के कारण पढ़ाने की क्रिया अब समाप्त हो चुकी है, अब नहीं पढ़ाता। लेकिन त प्रत्यय यह बता रहा है कि जब तक पढ़ाया, बार बार पढ़ाया या नित्य पढ़ाया। हम फिल्म देखते थे, वह शाम को टहलने जाता था। तो ये था आपका आवृत्ति मूलक या नित्य पक्ष। दूसरा आपका है सातत्य बोधक पक्ष। सातत्य बोधक शब्द सतत शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी कार्य का लगातार होना। सतत मतलब निरंतर, लगातार वह कार्य होना। अंग्रेजी में इसे कंटिन्यूअस एस्पेक्ट कहते हैं और इसका चिन्ह ING होता है। हिंदी में इसका चिन्ह प्रत्यय रह है, जैसे बच्चे नहा रहे हैं। वाक्य में रह से यह अर्थ निकल रहा है कि नहाने की क्रिया लगातार चल रही है। यह पक्ष भी वर्तमान काल और भूतकाल दोनों में हो सकता है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा
दौड़ रहा था। लड़कियां नृत्य कर रही हैं, लड़कियां नृत्य कर रही थीं। वे ताली बजा रहे हैं, वे ताली बजा रहे थे। हम लोग चाय पी रहे हैं, हम लोग चाय पी रहे थे। तो पहला आपका था आवृत्तिमूलक पक्ष, दूसरा सातत्यबोधक पक्ष और तीसरा पूर्ण पक्ष। जहाँ कार्य पूरा हो जाता है वहाँ पूर्ण पक्ष होता है। अंग्रेजी में इसे परफेक्ट एस्पेक्ट कहते हैं। यह भी वर्तमान तथा भूतकाल दोनों में हो सकता है। जैसे हम बाजार हो आए हैं, मैंने काम कर लिया है। प्रेमचंद ने बहुत से उपन्यास लिखे हैं। और भूतकाल में हम बाजार हो आए थे, मैंने काम कर लिया था, प्रेमचंद ने बहुत से उपन्यास लिखे थे। तो ये थे आपके पक्ष के भेद। आइए देखते हैं कि हमने क्या सीखा। क्रियापद बंध में से मुख्य क्रिया को निकालने के बाद जो अंश शेष बचता है उसे सहायक क्रिया का अंश कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लिख धातु में से अगर त हटा दिया जाए तो वह क्या होगा, सहायक क्रिया का अंश होगा। सहायक क्रिया की रचना काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के प्रत्यय लगाकर होती है। काल समय का व्याकरणिक रूप है तथा हिंदी में 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूत एवं भविष्यत काल। जब कोई क्रिया घटित होती है तब वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है। समय के संदर्भ में क्रिया कैसे घटित हुई, इस बात की सूचना देने वाले जो प्रत्यय क्रिया में लगते हैं वे पक्ष सूचक प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी की क्रियाओं में 3 पक्ष मिलते हैं, आवृत्तिमूलक पक्ष, सातत्यबोधक पक्ष तथा पूर्ण पक्ष। पक्ष सूचक प्रत्यय वर्तमान और भूत दोनों कालों में लग सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा काल। काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, पक्ष किसे कहते हैं, पक्ष के कितने भेद होते हैं, और सहायक क्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपका यह पाठ संपन्न हुआ। आशा करती हूँ कि आप इसे समझ सके होंगे। धन्यवाद।